नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करेंगे सेट 13। अभी तक हम 12 सेट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए। आज हम आगे के इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप देखेंगे इकोनॉमी का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है समय समय के साथ साथ, और साथ ही साथ करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप इस सीरीज के बाद MCQs को सॉल्व कर पाएंगे और आपकी जो डाउट्स हैं वो भी सीरीज के साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप सारी मेरी जो वीडियोस आती हैं उसके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई से अप्रैल 2021 तक का कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स है ये। साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसिडेंटल जो करंट अफेयर्स हैं वो भी यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। यानी जुलाई 2020 से पहले की ऐसी कोई न्यूज थी जो अभी भी इंपॉर्टेंट है तो उसको भी मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ। UPSC, SSC, EPFO और बैंकिंग एग्जाम के लिए मस्ट है, आप लोग कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए आपको PDFs मिलते हैं, MCQ सॉल्व कराए जाते हैं। तो आपके लिए ये वन फॉर ऑल सीरीज है। आपको इसके अलावा करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा कोई और सीरीज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इकोनॉमी की जो न्यूज है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। देखो, हर बैंक के पास एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स होते हैं। यानी कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहां पे RBI उनको कहता है कि आप इन एरियाज में पहले फंडिंग करो, या अपनी सारी फंडिंग जो आप बचा के, आपके पास जो टोटल लेटेस्ट से 100 रुपए हैं तो उसका 40 रुपए आप इन एरियाज में खर्च करो। रीजन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का। और आप देखेंगे वो कैटेगरीज हैं जो लोगों से जुड़ी हुई हैं और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी हैं। जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की, एक्सपोर्ट क्रेडिट की, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल और अदर्स में कोई कैटेगरी है, CST कैटेगरी है, उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनके लिए लोन देना, ये सारी चीजें यहाँ पे PSL का पार्ट बनती हैं। अब PSL जो है वो एक मैंडेटरी क्लॉज है। अगर भारत में कोई भी बैंक ऑपरेट कर रहा है, इवन इफ वो फॉरेन ब्रांच है, फॉरेन बैंक है और उसकी ब्रांच भारत में है, तो उसको अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, मतलब जितना फाइनल उसके पास क्रेडिट बनता है, लेटेस्ट से सब काट पीट के SLR CRR चीजें हटा के 100 रुपए उसके पास क्रेडिट बनता है भारत के बैंक्स के पास या भारत में ऑपरेट हो रहे बैंक्स के पास, तो उसका 40% यानी 40 रुपए उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो दी जाती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेटेड है। 18%, यानी टोटल 40 रुपए का 18% आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट में देना पड़ेगा। 7.5% के आसपास आपको माइक्रो क्रेडिट में देना पड़ेगा। 10% के आसपास आपको देना पड़ेगा वीकर सेक्शंस को, ठीक है, SC STs को, वुमेन को। बाकी जो बचा हुआ है वो अलग अलग सिनेरियोज में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इसके लिए ना कुछ रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं। गाइडलाइंस क्या है ये देख लेते हैं। रिवाइज गाइडलाइंस में सबसे पहली चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी अब इंक्लूड कर दी गई है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इंक्लूड किया गया है इन इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए दो चीजें जो है RBI ऐड करने की बात कर रहा है, गाइडलाइंस में आ चुका है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, इसमें किस तरह से लोन मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पे कोई प्रेफरेंशियल रेट नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोई ऐसा प्रेफरेंशियल रेट नहीं है। तो बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को उन्हीं रेटों पे देते हैं जो रेट ऑलरेडी मार्केट में चल रहे होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो सारे बैंक्स, कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। सैलरी अर्नर बैंक आप छोड़ दें, बाकी सब बैंकों में ऑपरेट किया जाता है। कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, सबको 40% का पैसा रखना पड़ता है। अगर हम रूरल बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव और स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो 75% रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन जनरल अगर बैंक की बात करें तो 40% has to be kept for the priority sector. But when it comes to regional rural banks, 75%, cooperative banks 75%। देखो क्यों, हमने एक चीज देखा यहाँ पे, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को तो हम लाई इसी पर्पस के लिए थे। रीजन ही यही था कि रूरल ग्रोथ कराना, ठीक है, अर्बन लोअर मिडिल क्लास इनकम को, अर्बन लोअर क्लास फैमिलीज को क्रेडिट प्रोवाइड कराना, एग्रीकल्चर ग्रोथ कराना, ठीक है। आप देखेंगे पिछड़ा जो वर्ग है, SC STs हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए लोन प्रोवाइड कराना। तो दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सेक यू विल सी दैट 75% जो है वो रखा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अच्छा, शॉर्टफॉल कहा जाता है, टारगेट में हो जाता है। बैंक का अगर कोई शॉर्टफॉल है, टारगेट में नहीं कर पा रहा है, एलोकेटेड अमाउंट नहीं कर पा रहा है, तो वो टाइम टू टाइम उसको परचेज भी कर सकता है, ठीक है। लेटेस्ट से मैंने 40% जो है
जो लेंडिंग है वो करनी थी प्रायोरिटी सेक्टर में, लेकिन मैं 35% ही कर पाया हूं, तो फिर पेनल्टी लगेगी, तो बचें कैसे? उसके लिए भी आरबीआई का एक नॉर्म है, सर्टिफिकेट्स खरीद लो। इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आते हैं। अब लेटेस्ट से कोई और बैंक है, उसने 42% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर दी, ठीक है, यानी जरूरत से 2% ज्यादा। अब ये जो 2% उसने एक्स्ट्रा की है, वो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट को वो उस बैंक को बेच सकता है जिसपे शॉर्टफॉल है। तो इस तरह से बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर की शॉर्टफॉल को, या प्रायोरिटी सेक्टर में दिए लोन अगर एक्सेस में है, तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो याद रखिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, जिसमें एक बैंक जो शॉर्टफॉल पे है वो दूसरे बैंक से परचेज कर सकता है इस तरह के सर्टिफिकेट। तो इससे क्या होता है, इंसेंटिवाइजेशन होगा सरप्लस बैंक्स का, ठीक है। तो सरप्लस बैंक्स का इंसेंटिव मिल जाएगा, और जो एक्सेस जिन पे शॉर्ट में है इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट हैं, जो पीएसएल को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, वो बच जाएंगे किसी भी तरह की पेनल्टी से। अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंजेस की बात की गई है, गाइडलाइंस आई है, याद रखिएगा। यूके सिन्हा किस लिए आई थी कमिटी? याद रखिएगा, यूके सिन्हा कमिटी के पीएसएल गाइडलाइंस आई हैं। एक्सपर्ट कमिटी बनी थी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, और साथ ही साथ एमके जैन इंटरनल वर्किंग ग्रुप आया था एग्रीकल्चर रिव्यू क्रेडिट करने के लिए। तो इन्होंने बोला है कि यहां पे आप फ्रेश कैटेगरीज पीएसएल में इंक्लूड कर सकते हो। बैंक जो है 50 करोड़ तक पीएसएल में स्टार्टअप को भी, ये रिकमेंडेशन है, अभी माना नहीं गया है, 50 करोड़ तक स्टार्टअप को भी पैसा दे सकता है। तो पीएसएल में भी चीज अच्छी है कि स्टार्टअप्स के लिए भी पैसा लाया जाए। बेनिफिट इससे यही है कि स्टार्टअप्स जो हैं वो भी बेनिफिशियल हो पाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे बाकी जो लोन है इंस्टॉलेशन के लिए, सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए, ग्रिड कनेक्शन के लिए भी दिया जाना चाहिए, और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए भी, यानी जो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और चीजें ऐड की जानी चाहिए। आगे देखेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट, काफी न्यूज में रहता है, आप लोग कंफ्यूजन भी रहते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? देखो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिसिट है कंट्री में। हम देख रहे हैं क्या होता है जब कंट्री की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है, तो लॉन्ग टर्म लोग पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट भी लॉन्ग टर्म के ज्यादा होते हैं। अब कोई नहीं चाहता, देखो सर्टेनिटी है नहीं, महंगा लोन लें और फिर इन्वेस्ट करें, रिटर्न कुछ नहीं आए तो लॉसेस में जाते हैं। तो ऐसे में हेजिटेशन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने में। अब ऐसे में आरबीआई और गवर्नमेंट को जंप करना पड़ता है ग्रोथ रिवाइव करने के लिए, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है उनको कम करना पड़ता है, नीचे लाना पड़ता है। तो इसी के लिए आरबीआई जो है एक ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऑपरेशन ट्विस्ट करती है। अब क्या होता है ऑपरेशन ट्विस्ट? ये हमने कहां से सीखा है? यूएस की फेड से सीखा है, फेडरल रिजर्व से सीखा है। यूएस ये करता था, तो अब हमने भी शुरू कर दिया। अब क्या होता है, आरबीआई इसमें साइमल्टेनियसली सेलिंग करती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की, और बाय करती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को। अब आप पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फर्क होगा। लेटेस्ट से अगर 2 लाख करोड़ का आज शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेचे हैं, शॉर्ट टेन्योर बॉन्ड्स बेचे हैं, तो 2 ही लाख करोड़ के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स उसी दिन आरबीआई परचेज कर लेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं कि शॉर्ट टर्म सेल किया और लॉन्ग टर्म को हमने सेम प्राइस, सेम वैल्यू का बाय कर लिया। अब इससे होगा क्या? देखो, ये बॉन्ड के सेलिंग और बाइंग से समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समझना होगा कि बॉन्ड यील्ड में और प्राइस में क्या रिलेशन होता है। बॉन्ड यील्ड और प्राइस का रिलेशन पहले समझेंगे, फिर अपने आप हम समझ पाएंगे होता क्या है। देखो, अगर बॉन्ड, आप समझते हैं क्या होता है, बॉन्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, वो आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न देने की बात करता है। बॉन्ड हमेशा मार्क्ड वैल्यू पे खरीदा जाता है, ठीक है, और उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दिया जाता है। लेटर से बॉन्ड पर लिखा है 100 रुपए का बॉन्ड, ठीक है। अब इस पे आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पे। 1 साल बाद जब आप बॉन्ड लेके वापस जाएंगे तो आपको 105 रुपए मिलेंगे। तो अभी आपको बॉन्ड मिलेगा कितने का? ये बॉन्ड आपको 100 रुपए का नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंटेड प्राइस 5% कम करके डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। जब आप 1 साल बाद वापस जाएंगे तो आपको 100 रुपए रिडीमेबल वैल्यू होगी। तो इस तरह से बॉन्ड होते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे जैसे बॉन्ड की डिमांड मार्केट में बढ़ती जाती है ना, हर किसी को, अब आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स मार्केट में छोड़ दिए, बेच दिए। तो क्या हुआ, बॉन्ड की डिमांड मार्केट में कम हो गई। तो जैसे जैसे बॉन्ड की डिमांड मार्केट में कम होती है, ऑब्वियसली बात है उसके प्राइस कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होंगे उसकी यील्ड बढ़ती जाएगी। मतलब जो बॉन्ड पहले आपको 95 रुपए मिल रहा था, अब आपको 93 मिलेगा। वापस देने जाओगे तो 100 ही रुपए मिलेगा, ठीक है। रिडीमेबल प्राइस 100 ही रुपए है। जहां पहले आप 5 रुपए अर्न कर रहे थे, अब आप 100 रुपए अर्न करोगे। यही करती है आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को मार्केट में छोड़ देती है, बेच देती है। उससे क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स सरप्लस में आ जाते हैं मार्केट में। जैसे ही वो सरप्लस में आते हैं,
उनके प्राइसेस गिर जाते हैं। और याद रखना कि बॉन्ड और बॉन्ड प्राइस का और बॉन्ड यील्ड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। जैसे जैसे बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी मैच्योरिटी यील्ड कम होगी। तो यही आरबीआई करती है, आरबीआई मार्केट से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देती है, और जैसे ही लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, यानी जो इफेक्टिव यील्ड है वो कम होने लग जाती है। और कहा जाता है कि बॉन्ड यील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर बॉन्ड की यील्ड कम होगी, ठीक है, तो सिमिलरली लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे। तो यहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए आरबीआई कर रही है कि सरकार को सस्ता लोन चाहिए लंबे समय के लिए। काम खराब हो गया है कोविड की वजह से, लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है लंबा बड़ा लोन लेने के लिए, लंबे टेन्योर के लोन लेने के लिए। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ओएमओ करना शुरू कर दिया, मार्केट में शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भेजने शुरू कर दिए और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जैसे ही आरबीआई ने खरीदने शुरू करे वैसे ही लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ गई, यील्ड कम हो गई। जैसे ही लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड कम हुई वैसे ही सिमिलरली उसी समय जो इंटरेस्ट रेट है लॉन्ग टेन्योर के 20 साल के इंटरेस्ट रेट, 25 साल के इंटरेस्ट रेट, 15 साल के इंटरेस्ट रेट, वो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड के साथ साथ कम होने लग गए। तो और सरकार को 6% में, 6.25% में, 6.1% में लॉन्ग टर्म लोन मिलने लग गए। सरकार ने वो लोन ले लिया मार्केट से और आप लोगों को बेनिफिट्स दे दिया, फ्री वैक्सीनेशन दे दिया, फ्री में राशन दे दिया, ये सारी चीजें जो भी वेलफेयरिस्ट इकोनॉमी करना चाहती है वो करना शुरू कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड की बाइंग सेलिंग होती है। इससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म रेट जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म रेट्स नीचे आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म रेट्स नीचे आते ही सरकार को मार्केट से सस्ता लोन मिलता है और बाकी आप लोगों को भी लॉन्ग टेन्योर के लिए सस्ता लोन मिलने लग जाता है। तो ये कहा जाता है कि बॉन्ड यील्ड अगर कम नीचे आएगी, प्राइस बढ़ेंगे और जैसे जैसे यील्ड फ्लक्चुएशन होगा वैसे वैसे उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे जाएगा। यील्ड ऊपर जाएगी शॉर्ट टर्म की, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म की यील्ड नीचे आएगी, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, यील्ड से मतलब होता है क्या कमाया, और वैसे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट भी, लॉन्ग टर्म लोन्स की इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे। तो यही बेसिकली आरबीआई करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, इसी को यील्ड इन्वर्टेड कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोबारा से एक बार समझ सकते हैं। अच्छा, अगली जो चीज हमें पढ़नी है वो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सस्पेंशन की। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का सस्पेंशन हो गया, ठीक है, अभी वापस से खैर ये अब तो खैर वापस शुरू हो गया, लेकिन ये कोविड के टाइम की न्यूज है तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। सेक्शन 10A डाला गया था ऑर्डिनेंस के थ्रू और ये कहा गया था कि 25 मार्च 2020 से अभी 31 मार्च 2021 तक जो आईबीसी थी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड था, वो सस्पेंडेड चल रहा है। मतलब कोई भी कंपनी जो 25 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक के बीच में अगर वो इंसॉल्वेंसी में आ जाती है तो उसे इंसॉल्वेंट नहीं किया जाएगा। अभी समय खराब है, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये 1 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब यहाँ पे जितनी भी सस्पेंशन की फैसिलिटीज है उन्हें, जितनी भी आईबीसी की फैसिलिटीज है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और कंपनीज को सस्पेंशन में नहीं डाला जा रहा। तो अब देखते हैं आईबीसी है क्या। कहा जाता है आईबीसी इंसॉल्वेंसी का अब तक का सबसे टिकाऊ, सबसे अब तक का बढ़िया लॉ है। ठीक है, एक ऐसा ही लॉ है जो अभी तक सक्सेसफुल हुआ है इंसॉल्वेंसीज करने में। इंसॉल्वेंसीज किन कंपनीज की जाती है, जो एनपीएस हो जाती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती हैं बैंक्स की या क्रेडिटर्स की। अब क्रेडिटर्स के पैसे चुका नहीं पा रही है तो फिर उस कंपनी को बेच के, उस कंपनी को लिक्विडेट करके क्रेडिटर्स के पैसे चुकाए जाएंगे। माल्या की कंपनीज को बेच के माल्या का जो उधार है वो बैंकों को दिया जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 लेके आता है। तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कोड अभी तक काफी इफेक्टिव रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है किसी ऐसे लॉ में जुडिशियल इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन रखा गया, मतलब प्रॉपर क्वासी जुडिशियल और सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे टाइम लिमिट्स को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया, इसलिए कोर्ट सक्सेसफुल भी है। इससे पहले प्रॉब्लम इंसॉल्वेंसी की कंट्री में ये थी कि सारफेसी एक्ट आया या आरबीआई की वेरियस स्कीम्स आई, वो टाइम बाउंड नहीं रहती थी, कभी भी टाइम बाउंड मैनर में इंसॉल्वेंसी हो ही नहीं पाई। तो यही रीजन है कि पहली बार टाइम बाउंड मैनर में इंसॉल्वेंसी हो पा रही है। बेंचेस के पास बहुत ज्यादा केसेस है, लेकिन बेंचेस के पास एडिक्वेट लोग भी हैं। साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है, सीआईआरपी जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू इंसॉल्वेंसी की जाती है कॉर्पोरेट फर्म्स की, वो भी ठीक से चल रहा है। और आपके पास यहाँ पे एपिलेट कोर्ट्स हैं, इनक्लैट है, देन हाई कोर्ट्स हैं, फाइनली सुप्रीम कोर्ट्स हैं। तो इस तरह से क्विक डिस्पोजल होगा केसेस का और नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको भी देखा जाएगा।
CIRP समझ लेते हैं। CIRP क्या होता है? CIRP एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्रेडिटर्स, मैंने किसी को पैसा दिया है उधार पे, तो मैं उसका क्रेडिटर हूं। अब वो मेरा पैसा वापस नहीं लौटा पा रहा, तो मैं उसको लेके कोर्ट जा सकता हूं, उसको लेके NCLT जा सकता हूं और ये कह सकता हूं IBC में कि मुझे इससे पैसा मेरा वापस दिलवाओ। कॉर्पोरेट जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, पैसा चुका नहीं सकती है, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाती है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है या ऑपरेशनल क्रेडिटर, यानी किसी ने फाइनेंसेस दिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है। ऑपरेशनल मतलब कोई फैक्ट्री है, मैंने उसे रॉ मटेरियल दिया हुआ है, मेरे रॉ मटेरियल के थ्रू वो आगे गुड्स बनाएगा, लेकिन अभी उसने मेरे रॉ मटेरियल के पैसे नहीं दिए, तो मैं उसका ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया। इन दैट सिनेरियो CIRP कैन बी इनिशिएटेड। अब CIRP क्या है? कमिटी COC की बिठाती है, फिर एक फीजिबल प्लान लेके आते हैं, उस फीजिबल प्लान के अकॉर्डिंग किया जाता है पूरा इंसॉल्वेंसी। अच्छा, यहां देखेंगे COC प्लान कौन कौन नहीं दे सकता। खुद वो पर्सन जिसकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है वो नहीं दे सकता। विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या जानबूझ के भाग गए बाहर, नहीं दे, वो नहीं बताएगा कि कैसे इंसॉल्वेंसी होगी। प्लान का मतलब है कैसे किया जाएगा इंसॉल्वेंसी, कौन सी कंपनी बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो मिलकर डिसाइड करते हैं। अब उसमें बोरोवर नहीं बैठेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कोई कन्विक्ट है, कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर, लेकिन साथ साथ कन्विक्ट भी है, उसको भी नहीं बिठाया जाएगा। या कोई भी ऐसा डायरेक्टर जो कंपनीज एक्ट में डिस्क्वालीफाइड है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे सेबी ने ब्लॉक किया हुआ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज से, कोई ऐसा प्रमोटर जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए पहले भी पाया गया। तो मतलब आइडिया ये है कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस से बिना किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के जो पूरा का पूरा सिस्टम है CIRP का वो किया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही हमें जानना था इन सब चीजों के लिए। आगे मिलेंगे आगे और इस तरह की और चीजें करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले टॉपिक्स आगे हम करेंगे। बैंकिंग सेक्टर का भी चलता रहेगा, लंबा है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कोविड के टाइम में बैंकिंग सेक्टर में, तो उन सबको करेंगे अगले सेक्शन में। तब तक के लिए इन वीडियोस को देखते रहिए। डाउट्स आप अपने पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।